हमें रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में चल गई पता। अब आपको पता है रजिस्ट्रेशन में और डी रजिस्ट्रेशन में जब हम बात कर रहे थे, इवन सस्पेंशन में बात की है कि रिकॉर्ड्स वगैरह जो हैं वो आपने मेंटेन करने होते हैं कि भाई बताएं जी ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, और ये रिकॉर्ड्स वगैरह क्या हैं उसको हमने देखना है कि रिकॉर्ड्स क्या हैं और रिटर्न की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनको देखना है। पहली बात करते हैं रिकॉर्ड्स। कौन कौन सी चीजें आपने अपने पास रिकॉर्ड की फॉर्म में रखनी है। आई कैप में ये सवाल आ चुका हुआ है, और इस सवाल का जो रिजल्ट था वो अराउंड 4% था। 4% स्टूडेंट्स वर एबल टू सिक्योर पासिंग मार्क्स। कि एक टैक्स पेयर को कौन कौन सा रिकॉर्ड जो है वो अपने पास रखना होता है। अब कहते हैं देखें, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो टैक्सेबल सप्लाई मेंटेन कर रहा है, उसको ये कुछ रिकॉर्ड्स या ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें मेंटेन करने पड़ेंगे। कौन कौन से रिकॉर्ड्स ऑफ परचेज, इंपोर्ट, सप्लाईज वगैरह हैं वो करना पड़ेगा, जिसमें डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ गुड, नेम, एड्रेस, एनटीएन, नंबर ऑफ बायर, सप्लायर, कितना टैक्स चार्ज किया है, वो सारा का सारा आपको अपने पास रखना पड़ेगा। आपको सेल टैक्स रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अबाउट जीरो रेटेड गुड्स का, अबाउट एग्जाम सप्लाईज का, जो आपने इनवॉइसेस इश्यू किए हैं उनका रिकॉर्ड, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट का, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, बिल्स का, सैलरी पे कर रहे हो, लेबर बिल्स हैं, कैश बुक है, जो जो आपके रेंट के एग्रीमेंट है वो आपके पास होना चाहिए, जो सेल्स टैक्स वगैरह आप परचेज पे कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, जो आपने गेट पासेस इशू किए जाएंगे उसका रिकॉर्ड होना चाहिए फॉर इनवर्ड या फॉर आउटवर्ड ट्रांजेक्शन, फॉर आउटवर्ड सेल्स। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट की रिसीट्स आपने पे की होंगी उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। आपका डबल एंट्री सेल टैक्स का अकाउंट एक मेंटेन होना चाहिए जिसमें आपके तमाम परचेजेस सेल्स वगैरह मेंटेन होनी चाहिए। सेल्स का तमाम आपने लेजर मेंटेन किया होगा, इसमें क्या कुछ है और क्या कुछ है उसको हम लेके चलेंगे। उसके बाद बिजनेस बैंक अकाउंट जो हैं जो डिक्लेयर करने हैं वो भी हम उसको भी लेके चलेंगे। उसके बाद आपने अपने रिकॉर्ड जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करने हैं, मतलब एक्सेस के ऊपर जो भी ये रिकॉर्ड बुक कीपिंग जो सॉफ्टवेयर हैं उनके ऊपर, या कोई भी रिकॉर्ड जो स्पेसिफाई कर देगा बोर्ड वो सारे आपने मेंटेन करने हैं। अब सवाल है ये रिकॉर्ड मेंटेन करने कितने साल है। ये 6 साल के लिए आपने अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, 6 साल तक। अगर 2022 में अगर आपने कोई इनवॉइस वगैरह इशू की है तो उसको 6 साल तक, 2028 तक आपने उसका रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करना है, तो ये रिकॉर्ड है। उसके बाद रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। रिटर्न कैसे फाइल करनी है ये आपने रीड करनी है, इसमें से सवाल नहीं आता, अक्सर तो नहीं आया बट कोई पता नहीं है। एक होता है बंदा मनहूस, एक होता है मनहूस अल्ट्रा प्रो लेवल मैक्स वाला। अगर आप लोगों की किस्मत ऐसी है, सवाल इसमें से आगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट पास्ट पेपर में से ये रिटर्न्स में से रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट नहीं आया, बट हम इसको डिस्कस कर लेंगे, हमने इसको छोड़ना नहीं है। कहता है कोई भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपनी मंथली रिटर्न जो है वो फाइल करेगा इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब एफपेर पे जाएगा, पोर्टल ओपन करेगा, वहां पे जाके अपनी ई पोर्टल के ऊपर रिटर्न फाइल करेगा जो ड्यू डेट होगी उस डेट तक। जो जनरल ड्यू डेट होती है वो हर महीने की 15 होती है। इसका मतलब क्या है, देखो, अगर आपका फरवरी का महीना है ना, अगर आपका फेब का महीना है, 1 फेब से लेके 28 फेब तक जो भी आपने ट्रांजैक्शन की है, अब फरवरी की रिटर्न जमा करानी है, इसकी जो ड्यू डेट होगी वो आपके पास 15 मार्च तक होगी। सिमिलरली मार्च की रिटर्न जमा करानी है, इसकी ड्यू डेट जो होगी वो 15 अप्रैल तक होगी। अप्रैल की रिटर्न जमा करानी है, इसकी ड्यू डेट होगी 15 मार्च तक, 15 तक होती है। इसलिए जो टैक्स जो है, टैक्स मैक्सिमम जो टैक्स है वो 15 तक जमा करवा दें। और लेकिन जो अगर आपने रिटर्न जमा करानी है उसमें आपको 3 दिन की एक्सटेंशन मिलेगी, मतलब टैक्स हर हालत में 15 तक जमा करा दें और रिटर्न आपके 3 दिन के बाद भी सबमिट हो सकती है। जो टैक्स है वो नेशनल बैंक में जो भी चालान वगैरह होगा, जो भी मोड होगा उसके मुताबिक आपने पे करना है। द डेट ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू कैश और चेक विल बी ट्रीटेड एज डेट फॉर विच द पेमेंट इज रिसीव बाय बैंक। जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं जो चेक के ऊपर लिखी है, जिसे कैश जमा कराया, हम यही एज्यूम करेंगे कि इस दिन आपने टैक्स पे किया है। इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू पे ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट, द डेट ऑन विच पेमेंट ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट इज स्टैंडर्ड एट द बैंक काउंटर। जिस दिन आप जाके बैंक काउंटर के ऊपर वो पे ऑर्डर जमा करवाएंगे, हम उस दिन जब देखेंगे कि इस दिन हम ट्रीट करेंगे कि आपकी ये पेमेंट ट्रीट हुई है, तो ये आपने रीड कर लेना है।
उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये भी रीड ओनली है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपना डाटा जो होगा इलेक्ट्रॉनिकली एंटर करेगा सप्लायर्स का एनेक्जर सी में, आउटपुट टेक्स्ट में, और जो डेबिट नोट होगा क्रेडिट नोट होगा उसको एनेक्जर ए वगैरह में लिख रहा होगा बाय द 10th डे ऑफ द नेक्स्ट ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग टैक्स पीरियड, मतलब हर अगले महीने की 10 तारीख तक तमाम सेल्स का डाटा जो होगा उसने मेंटेन करना पड़ेगा। दिस डाटा शैल बी इमीडिएटली अवेलेबल टू अदर पार्टीज, ये दूसरी पार्टीज को उसी वक्त अवेलेबल हो जाएगा एज अ परचेज डाटा। बिकॉज मैं अपनी सेल्स डिक्लेयर करूंगा तो अगले बंदे को क्या होगा, उसकी परचेजेस डिक्लेयर हो रही होंगी, और इसलिए वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, और जो उनकी इनवॉइस वगैरह वहां से वेरीफाई होती जाएगी उसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम कर रहे होंगे। डाटा रिलेटिंग टू परचेजेस मेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन और फ्रॉम सच रजिस्टर्ड पर्सन एज अलाउड बाय एफबीआर इन दिस रिस्पेक्ट शैल बी एंटर्ड मैन्युअली इन एनेक्जर ए। अगर हम कोई अनरजिस्टर्ड बंदे का डाटा है या जिसको एफबीआर ने स्पेसिफाई किया था वो एनेक्जर ए में हम लिखे होंगे। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम्स If a registered person's claim reduces his tax liability, अगर किसी बंदे की टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही है, जैसे उसका इनपुट टैक्स कम हो रहा है परचेजेस के ऊपर, या उसने क्रेडिट नोट वगैरह इशू किए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, या इंक्रीज इन परचेज वैल्यू ऑफ अकाउंट ऑफ एनी मिस्टेक और अदरवाइज इन परचेज ऑफ इनवॉइस अर्लियर रिसीव्ड, तो वो भी क्या करेगा, वो उसको डिक्लेयर कर रहा होगा जो उसके टैक्स में कमी वगैरह हो रही होगी। डिस्क्रिपेंसी की हमने पहले भी बात की थी, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी जो है एफपीआर का सिस्टम एलोकेट कर रहे, अगर हमें चल जाए पता कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसकी एडजस्टमेंट जो है वो अलाउ कर दी जाएगी प्रोविजनल बेसिस के ऊपर, और उस बंदे को कहा जाएगा कि भाई अगले बंदे से कांटेक्ट करो, उससे रब्ता करो, डिस्क्रिपेंसी को रिमूव कराओ और उसका आउटपुट टैक्स डिक्लेयर कराओ। अगर डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व हो जाए और जो ऑब्जेक्शन सिस्टम ने रेज किया था वो सेटल हो जाए तो उस बंदे को बता दिया जाएगा ठीक है जी आपको हमने प्रोविजनल बेसिस के ऊपर डिस्क्रिपेंसी अलाउ की थी, अभी खत्म हो गई, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी थी और आपको प्रोविजनल बेसिस के ऊपर अलाउ कर दी गई थी और अगले महीने की 10 तारीख तक वो स्टिल डिस्क्रिपेंसी अरेज रही, रिजॉल्व ना हुई, तो जो आपको एडजस्टमेंट प्रोविजनल बेसिस के ऊपर अर्लियर अलाउ की गई थी वो क्या हो जाएगी, वो खत्म कर दी जाएगी। मतलब अगर उसने आपको प्रोविजनल बेसिस के ऊपर टैक्स अलाउ कर दिया था कि क्लेम कर लो, तो क्या करेंगे भाई सब छोड़ दो, कोई क्लेम श्लेम नहीं होना, तुमने कहा था तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, तुमने खत्म करवाना था, अगर तुमने उसको खत्म नहीं करवाया तो इसलिए वो क्या कर दिया जाएगा, आपको ऐड बैक कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ क्वांटिटेटिव डिटेल्स भी बतानी पड़ती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर्स हैं स्पेसिफाइड गुड्स के, जैसे उनको कुछ फर्दर डिटेल्स जो हैं अपनी क्वांटिटीज की बतानी पड़ती हैं कि हमने कितनी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की, कितनी सप्लाई की हैं, अपनी मंथली रिटर्न्स के साथ बताते हैं, जैसे कितनी शुगर बनाई, कितना सिगरेट बनाया, कितने पेपर, कितना सीमेंट, कितनी फ्रिजें, कितने एसी, कितना टीवी, कितनी व्हीकल, कितनी आइसक्रीम, कितनी प्रोड्यूस की, कितनी सेल्स की, ये उसकी एडिशनल डिटेल्स जो हैं वो डिपार्टमेंट को जमा करवा रहे होते हैं। उसके बाद एफबीआर किसी भी बंदे को कह सकता है कि वो एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न जो है एक मखसूस फॉर्म में जमा कराएं, जिसको एफबीआर कहेगा, जिसको कह देगा कि स्पेशल रिटर्न है इस केस की जमा करो, आप जमा कराएंगे, और एनुअल जिसको कह देगा आप जमा कराएंगे। एवरी कंपनी रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स शैल फाइल एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर बाय 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये हर कंपनी हर साल की जो एनुअल रिटर्न होगी वो 30 सितंबर तक उसको जमा करवानी पड़ेगी। ये कंपनीज के लिए है, रजिस्टर्ड कंपनी के लिए। अगर आपने कोई रिटर्न जमा कराई है, उस रिटर्न में अगर कोई एरर वगैरह हो जाए, क्या आप उसको खत्म कर सकते हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। ये रिवीजन ऑफ रिटर्न जो है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई रिटर्न जमा कराई है, आप डिवाइस रिटर्न भी जमा करा सकते हैं, मतलब आपने पहले सेल्स डिक्लेयर की, आपको क्या गलती हो गई है, सही करना पड़ेगा, तो आप उसकी रिवीजन कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर, कमिश्नर की अप्रूवल लेने के बाद विद इन 20 डेज ऑफ फाइलिंग द ओरिजिनल रिटर्न। जिस दिन आपने ओरिजिनल रिटर्न जमा कराई थी उसके 120 दिन के अंदर अंदर आप कमिश्नर से अप्रूवल लेके अपनी ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। हाउएवर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि कमिश्नर की अप्रूवल जो है हमें इसमें नहीं रिक्वायर्ड वेयर द रिटर्न इज रिवायर्ड विद इन 16 डेज।
अगर हम ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर अपनी रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं तो हमें कमिश्नर की अप्रूवल जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। या अगर जो हम रिवाइज करने के बाद टैक्स पे करेंगे वो ज्यादा होगा प्रीवियस रिटर्न से, तो इस केस में भी हमें कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए। तो ये चीज याद रखना, ये पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको स्लाइड्स में हाईलाइट कर देना, इसको देख लेना। कहता है जी इफ द रिटर्न इज रिवाइज ऑन वॉलेंट्री बेसिस, अगर आपने खुद से रिटर्न रिवाइज कर दी है और आपने सेल्स टैक्स जो चोरी किया था या कम था या शॉर्ट पे किया था वो आपने खुद पे कर दिया है और आपको ऑडिट का नोटिस वगैरह इशू नहीं हुआ, मतलब हुकूमत ने कुछ नहीं कहा, आपने खुद से रिटर्न रिवाइज की, जो टैक्स कम पे किया था या जो टैक्स नहीं पे कर पाए थे वो आपने खुद पे कर दिए, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगी, कुछ भी आपको नहीं कहा जाएगा। अगर आपने 25% पेनल्टी जो है वो आप पे इम्पोज की जाएगी अगर आपने ये रिवाइज की ड्यूरिंग ऑडिट, मतलब आपका ऑडिट शुरू हो गया और आपको पता लग रहा है यार ऑडिट शुरू हो गया पकड़े जाएंगे, आपने खुद से अपना उसको रिवाइज किया रिटर्न को और आपने जो टैक्स चोरी किया था या जो भी मैटर था आपने वो शॉर्ट टैक्स पे कर दिया, तो आप 25% पेनल्टी पे करेंगे उस टैक्स की। लेकिन अगर आपको शो कॉज नोटिस होना चाहिए है, सारी चीजें शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले, अगर आपको शो कॉज नोटिस इशू हो गया मतलब आपका ऑडिट कंप्लीट हो गया, चोरी पकड़ी गई, फिर शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद अगर आप रिटर्न रिवाइज करेंगे तो 100% पेनल्टी क्या की जाएगी आपके ऊपर इम्पोज की जाएगी, जितनी पेनल्टी इम्पोज करेंगे वो सारी की सारी आपको पे करनी पड़ेगी। तो रिवाइज रिटर्न जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह देखना है। उसके अलावा अगर आप डी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, मतलब आपने कहा है कि अब मैंने रजिस्टर्ड नहीं रहना, तो आप अपनी फाइनल रिटर्न जमा कराएंगे, उसमें जो फाइनल लाइबिलिटीज होंगी वो आप हुकूमत को जमा करवा देंगे। तो ये आपने इसको देख लेना है।